नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। अमेठी जनपद के थाना शिवरतनगंज के अहरोवा भवानी चौराहे पर अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि मृतक अपने परिवार के साथ अहरोवा भवानी चौराहे पर किराए पर रहता था। मृतक एक सरकारी अध्यापक भी था जो ब्लॉक सिंहपुर के ही प्राथमिक विद्यालय पनहौना में तैनात था। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस मर्डर में मारे गए युवक का नाम सुनील था, जो कि ऊंचाहार जगतपुर के सुदामापुर का रहने वाला था। मारी गई उसकी बेटी की उम्र लगभग 7 वर्ष और लड़के की उम्र 1 वर्ष की थी। अभी तक ये जानकारी में आया है। वो यार 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी, उसके बच्चों को भी। तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पर भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पनहौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? एड्रेस हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं। टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से मतलब फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है जो नई गाड़ियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए फाइनेंस पर खरीदकर पुरानी गाड़ियों के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर उन्हें तमाम राज्यों में बेचने का काम किया करते थे। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने करोड़ों रुपए की 14 लग्जरी गाड़ियां और फर्जी कागजात भी बरामद किए हैं। दरअसल नगर कोतवाली पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाण नगर गांव के पास स्थित रेलवे लाइन पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान कार सवार कुछ अभियुक्तों पर पुलिस को शक हुआ। शक के चलते पुलिस ने जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो एक अंतर्राज्यीय ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक से फाइनेंस कराकर लग्जरी गाड़ियों को शोरूम से निकलवाकर उनके इंजन और चेसिस नंबर को बदलकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्य गुलबहार, प्रदीप और मुशर्रफ के साथ साथ एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इस गैंग के 3 सदस्य आशु, शाह आलम और कादिर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत की 14 लग्जरी गाड़ियां और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि कल रात में जब थाना कोतवाली नगर और SOG की संयुक्त टीम की चेकिंग में पहले गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब इन लोगों के पास गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी हुई थी और उसकी डिटेल का चालान ऐप से मिलाया गया तो उसमें भिन्नता पाई गई। फिर जब डिटेल में उनके नंबर और चेसिस नंबर का मिलान किया गया तो उसमें भी भिन्नता पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा गिरोह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ऑपरेट किया जाता था। इस गिरोह के 8 से 10 लोग हैं और इनमें से इन लोगों का काम है कि ये लोग अलग अलग ID कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर गाड़ियों को दूसरे राज्य में भेज देते हैं। इन लोगों का काम गाड़ियों के जो फर्जी दस्तावेज तैयार करवाना है। इसमें एक आशु अग्रवाल वांछित है। ये पहले टाटा में जॉब करता था, टाटा की एजेंसी में। वहाँ पे इसकी सेटिंग थी कि ये जो है वो गाड़ियों के जैसे अगर
नॉर्मली क्या होता है कि अगर गाड़ी हाई एंड है और उसका लोन जैसे लोन हाई एंड करवा लिया, लेकिन अगर एक्चुअली में गाड़ी लो एंड दी जा रही है तो कंपनी की तरफ से जो एजेंसी है, फाइनेंस एजेंसी, उसको कंफर्मेशन मेल करना होता है कि हमने जो गाड़ी जिसका लोन हुआ है हमने वही गाड़ी लोन की है। तो ये उसमें वहाँ पे जब तक एजेंसी का जो मालिक है अगर वो उसकी मिली भगत नहीं होती तो ये मेल हो नहीं पाएगा कंपनी की तरफ से, ये कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें आशु अग्रवाल की भी भूमिका है। और उसके अलावा जो मुशर्रफ है इसने अपने खुद के नाम पे कई गाड़ियां करवाई है और कई गाड़ियां इसने मार्केट में अन्य लोगों के जो इसके जानने वाले हैं या रिश्तेदार है उनके नाम पे इसने गाड़ियां रजिस्टर करवाई ताकि आगे अन्य लोगों को बेच सके। दूसरा जो बताया कि ये पहले फाइनेंस कंपनी में काम करता था, फिर जब वहाँ इसमें गड़बड़ियाँ पकड़ी तो वहाँ से इसको निकाल दिया गया, तो इसने काम जो फिर अपने करके शुरू कर दिया। इसी तरीके से आशु अग्रवाल पहले टाटा के शोरूम में रहा हुआ है, वहाँ पे ये गाड़ी फाइनेंस कराने का काम करता था। इसी प्रकार ये सब लोग जो है वो इस पूरे गिरोह को काफी टाइम से चला रहे थे और इस वजह की टीम और थाना कोतवाली नगर की टीम ज्वाइन कार्रवाई में ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से जैसे मैंने अभी आपको बताया लगभग 1.5 से 2 करोड़ मार्केट प्राइस है। ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं और सब अच्छी जैसे आप देख रहे हैं इसमें टाटा की है, सेल्टोस किया की है और इसके अलावा मारुति और हुंडई की जो हाई एंड गाड़ियाँ जो है सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं इनसे बरामद की गई है। इसमें अभी और भी अभी गिरफ्तारी होना विशेष को अभी इनसे और भी लोग जो अपने दस्तावेज वगैरह जो है उनके बरामद की विशेष है। इस प्रकार ये सूची और कोतवाली नगर की टीम का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और एसएसपी मौजूद से इस गिरोह को करने वाली टीम को 15,000 जालौन के कोंच की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री रामलीला में नगर में धूमधाम से रात बारात निकाली गई। श्री रामलीला महोत्सव की श्री राम बारात की शोभा यात्रा का गुरुवार की देर रात प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। सुंदर झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं पुलिस ने राम बारात में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। बारात में विशाल डीजे और झांकियां देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। गुरुवार की देर रात श्री रामलीला ग्राउंड से श्री राम बारात की शुरुआत की गई, जो मुख्य मार्ग होते हुए आजाद नगर चौपड़ा के आवास पर पहुंची, जहां विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुए। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां और कई बैंड शामिल थे। श्री राम बारात में रामलीला समिति अध्यक्ष राजकुमार पटेल छुन्ना और मंत्री संजय सोनी सहित समस्त पदाधिकारी और गल्ला व्यापारी मौजूद रहे। श्री रामलीला समिति के मंत्री संजय सोनी ने पत्रकारों को बताया कि इस शोभा यात्रा की झांकियां अत्यंत मनमोहक और भव्य रहीं। श्री राम बारात को देखने के लिए जिले के दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं प्रशासन भी यहां मौजूद रहा। सुबह कुमार होती हुई जालौन पुलिस ने परचून की दुकान में छापेमारी कर बरामद किया बारूद। पुलिस ने करीब 6 कुंटल 22 किलो पटाखे और बारूद बनाने वाली विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके से भागने में कामयाब हुआ आरोपी। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। झांसी जिले में हुई घटना को लेकर प्रशासन है अलर्ट मोड पर। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर जालौन का मामला है। दिनांक 2/10/24 को थाना कोतवाली जालौन को सूचना मिली थी कि कस्बा जालौन के मोहल्ला नरो भास्कर में एक व्यक्ति के यहाँ अवैध पटाखा बनाने वाली बिना लाइसेंस के सामग्री बेची जा रही है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा चौकी प्रभारी कस्बा जालौन मौके पर पहुंचे। तभी दी गई, जिसमें मौके से 6 कुंटल 22 किलो विस्फोटक पटाखा बनाने वाली सामग्री बरामद की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अभियुक्त भाग गया। इसकी तलाश जारी है तथा अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के गांव सुदामापुर थाना गदागंज के रहने वाले एक शिक्षक की अमेठी में पत्नी और 2 मासूम बच्चों की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। बदमाश वारदात को अंजाम को देकर मौके से फरार हो गए। मृतक सुनील कुमार अमेठी के
श्री रतनगंज थाना क्षेत्र स्थित मां अहरोबा भवानी चौराहे पर पत्नी 6 साल की बेटी और 1 साल की बेटी लाडो के साथ किराए के मकान में रहता था। सुनील सरकारी स्कूल में शिक्षक था। घटना के बाद मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रायबरेली में मृतक युवक के घर मातम पसरा हुआ है। पुलिस बल ने यहां पर एहतियात बरता। यहां ग्रामीणों का जमावड़ा भी लग गया। मृतक सुनील कुमार के पिता राम गोपाल निवासी सदामापुर थाना गदागंज ने बताया कि वो मजदूरी का काम किया करते हैं। मजदूरी के बाद वो जैसे ही घर आए उन्हें सूचना मिली कि ये घटना हुई है। उनके बेटे के साथ साथ उनकी बहू और बच्चों को मार दिया गया है। राम गोपाल ने बताया कि उनका लड़का पहले ईंट भट्टे पर ईंट पाथने का काम किया करता था। नरेगा में काम किया, मेहनत मजदूरी की, दुकान भी खोली, लेकिन साथ में पढ़ाई भी की। पढ़ाई करके उसने पुलिस की नौकरी भी हासिल की थी। वो 1 साल तक पुलिस की नौकरी में भी रहा। पुलिस की नौकरी में उसका मन नहीं लगा तो उसके बाद उसने सरकारी शिक्षक बनने की ठानी और वो सरकारी टीचर बन भी गया था। राम गोपाल ने बताया कि रायबरेली से उसका लड़का अमेठी अप डाउन करके नौकरी किया करता था। यहाँ पर वो लोग भी आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये वही थे जो रास्ते में उसके लड़के को परेशान किया करते थे। इसकी शिकायत उनके लड़के ने रायबरेली में भी की थी। इसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसके बाद उनके लड़कों ने अमेठी में जहां वो पढ़ाता था वहीं पास में कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। आज उन्हें जानकारी मिली कि उनके बेटे, बहू और परिवार के साथ कोई दुर्घटना हुई है। पूरे परिवार को गोली मार दी गई है। राम गोपाल, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील जौन ऊंचाहार। दादा क्या घटना हुई है और कौन थे आपको? हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं। अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है। जब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाथते थे। ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। हाँ, नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था और पढ़ता भी था और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था और उसको फार्म को जो है नहीं आया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया। उसके बाद छोड़ दिया था? उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने पापा क्या करी? हम कहा बेटा क्या करने के, 1 साल 2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। आए जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 1 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे। आए हमको नहीं पता था। आए तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है। आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता में तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया। आए एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब उसके साथ हुआ है पहले उसके। हाँ, उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ, नजदीक था। क्या हुआ? क्या जानकारी मिली? और जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया गया। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुदामापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई आपके? अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं, तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है।
प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। तो ये जो कोई और बात सामने निकल सकता है? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायगढ़ में, इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। ये ST का मुकदमा है। हमें कोई डेट और पता है कि कब लिखा गया? इसमें 18/8/2024 को लिखी गई। जहाँ तक शारदीय नवरात्र के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने सदर कोतवाली की चौकी संकटा देवी क्षेत्र में स्थित मां संकटा देवी मंदिर और आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों को रूट डायवर्जन, यातायात एडवाइजरी के अनुसार बड़े वाहनों को रोकने और रोड पर होने वाले अनावश्यक अवैध अतिक्रमण को हटवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही एसपी ने नवरात्र में मंदिर परिसर में होने वाली भारी भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और चौकी इंचार्ज संकटा देवी को निर्देशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे सक्रियता से मॉनिटरिंग की जाए। वहीं अनावश्यक रूप से पार्किंग करने वाले वाहनों का यातायात नियमों के अंतर्गत चालान कराया गया और संबंधित अधिकारियों को यातायात एडवाइजरी, रूट डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने का एसपी गणेश प्रसाद साहा ने निर्देश दिया। संकटा देवी में मां संकटा देवी के जो स्थान है वो नवरात्र, शारदीय नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है। इसी को देखते हुए यहाँ व्यवस्था को मुआयना किया गया है। जो डाइवर्जन स्कीम है वो पहले से लागू हो चुकी है। जो मेन मंदिर है वहाँ पर बड़े वाहनों को रोका गया है, नो एंट्री को सख्ती से लागू किया गया है। अभी हमने चौकी पटवारी के साथ और अन्य पुलिस बल के साथ ये पूरे रोड का स्वयं प्रबंध किया। जो दुकानों द्वारा अनावश्यक अतिक्रमण किया गया तो उन्हें बता के पीछे करवाया गया है। कुछ डाइवर्जन की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग मतलब आए नहीं, अनावश्यक वाहन भी इसमें प्रवेश ना करें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया कि हर जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मंदिर के सीसीटीवी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौकी पटवारी को निर्देश दिया गया है कि 24 आवर्स में ड्यूटी रहेगी और हर एक पुल पर ड्यूटी लगा के जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। सर कुछ गाड़ियों को चालान वगैरह भी किया? देखिए अनावश्यक जो पार्किंग कर रहे थे, इसके अंजाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसका चालान किया गया और आगे भी ऐसे वाहनों का चालान करता है। औरैया जिले में इस समय जिला अधिकारी द्वारा बराबर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है, जहां पर सरकार की मंशा के मुताबिक बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। 1 सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। औरैया जिले के जिला अधिकारी द्वारा बिधुना तहसील के दौवा माफी में लगाई गई चौपाल, जहां पर जिला अधिकारी द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया, जहां पर सबसे ज्यादा खेती को लेकर चकबंदी की समस्याएं और लोगों के द्वारा खेती और जमीनी के विवाद को लेकर समस्याओं को सुना गया, जहां पर जिला अधिकारी द्वारा 1 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के आदेश दिए गए। वहीं एक नवजात शिशु को अन्न खिलाने की रस्म को भी पूरी किया गया। दौबा माफी औरैया जिले की शान माना जाता है, जहां पर दुर्वासा ऋषि का मेला अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां से ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से शिकायत की दुर्वासा ऋषि के मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जिस रास्ते के जरिए मेले तक पहुंचा जाता है, उस रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाने के लिए आदेश दिए गए। वहीं किसानों को किया गया जागरूक। ड्रोन द्वारा यूरिया के छिड़काव को लेकर ड्रोन को चलाकर किसानों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने दोबा स्थित प्राचीन दुर्वासा ऋषि मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों को आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग सरकार की किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेंगे। अगर किसी तरीके से कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। समस्या का फौरन निस्तारण किया जाएगा। आज आप अहरवा कटरा के दोबा माफी में आप पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों की काफ़ी शिकायतें लेकर आपके द्वारा पहुंचे, तो क्या शिकायत? यहाँ चौपाल लगाई गई थी, जन चौपाल जो मेरे द्वारा लगाई जाती है। तो आज दो माफी थी, यहाँ कुछ समस्याएं चकबंदी को लेकर थी और विभागों की समस्या थी, तो सभी को सुना गया है, ग्रामीणों को आश्वस्त बनाया गया है। चकबंदी में जैसे तरमीम फिर से होगा और मालियत फिर से लगेगी, उसके लिए नई टीम लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ हर घर नल योजना में है, कुछ ठेकेदार की शिकायत थी, तो सभी शिकायतों को निस्तारित करते हुए इस नवरात्र में ये सारे काम पूर्ण करेंगे। थैंक यू। आपका? संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले? नंगलातवल के ब्लॉक अरबा कटरा। अभी आपके ग्राम पंचायत में डीएम साहब आए थे,
यहाँ चौपाल लगाई गई और सारी शिकायतें सुनी गई। क्या आपकी शिकायत थी, क्या निस्तारण किया गया? बिना मौका मायना देखे मैंने आए उस रकबा में कम कर दिया रकबा, कहीं नाला दिखा दिया, कहीं कुछ दिखा दिया। किसके द्वारा? और कहीं किसके द्वारा? सीओ के द्वारा, चकबंदी अधिकारी, चकबंदी विभाग अधिकारी। सबको तो नहीं बता सकते। फिर क्या हुआ? और मालियत बहुत कम जाना है। वहीं एक ही मेड़ बीच में एक तरफ 90 पैसा, एक तरफ 60 पैसा। और तो आपने शिकायत की, क्या आश्वासन मिला आपको? अनुशासन शिकायत करने पर ये बना कि दोबारा चकबंदी की नाली में लगी जाएगी और सर्वे दोबारा होगी, कर्मी टीम बदली जाएगी। आप संतुष्ट हैं? जी। आपका? हमारा नाम जितेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले? दो बार है। ब्लॉक एरवा कटा। अभी यहाँ डीएम साहब आए थे, यहाँ चौपाल लगी थी। क्या आपकी शिकायत थी, क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? सर हमारे यहाँ पे जो है दुर्वासा ऋषि का लगता है मेला बहुत तगड़ा दिसंबर में, और ये आम रास्ता ये दोवा मोड़ जो है वो दोवा में जो गलियाँ हैं ना, वो गली सब लोगों ने बंद कर ली है, सब पानी भर जाता है उस पर। तो वही शिकायत मैंने की थी कि सर ये नाली बनवा दी जाए, तो डीएम साहब को मैंने दिया था पत्र, और वो उन्होंने बता दिया कि दोनों तरफ जो है नालियाँ बनेंगी। और भी लोगों की शिकायतें आई, क्या उनकी शिकायतें बहुत आई? इसी तरह उन्होंने डीएम साहब ने जो है बहुत अच्छी तरह से सबका निस्तारण किया। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? जर्मन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? थाना ब्लॉक एरवाकटा। अभी यहाँ पे दोबा माफी में डीएम साहब आए थे, क्या आपकी शिकायत थी, क्या आपने एप्लीकेशन दी? ये दिया है कि हमारे जो छत था बिल्कुल हमारे मकान पे सटा हुआ, तो उसमें जो है रकबा हमारा कम कर दिया। क्यों कम किया? हाँ, उसमें रकबा हमारा कम कर दिया है। किसने कम किया? वो कानून को लेखपाल और वो सीओ वगैरह जो चकबंदी विभाग के होते हैं दोनों वहीं। तो क्या डीएम साहब के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? क्या आश्वासन दिया गया आपको डीएम साहब? हमारे सामने ये आश्वासन दिएगा डीएम साहब है कि दोबारा टीम दूसरी बुला के और सर्वे करवाएंगे। रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में ऑल्टो कार आई चपेट में, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 58 पर वहलाना कट के पास एक उत्तर प्रदेश रोडवेज पर वाहन की बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के अंतर्गत बस के बराबर से गुजर रही एक ऑल्टो कार भी चपेट में आ गई, जिससे इस हादसे के अंतर्गत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसे ही बस, ट्रक और ऑल्टो कार की भिड़ंत हुई तो वहां बस में सवार यात्रियों और ऑल्टो कार सवार में लोगों की चीख पुकार मच गई। लोगों और महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मौके पर देखा गया, तो साथ ही घटना के संबंध में पुलिस को अवगत भी कराया गया। इसके पश्चात घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम और उच्च अधिकारियों के साथ साथ आसपास के लोगों के द्वारा बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और साथ ही घायल यात्रियों को जिला चिकित्सालय एवं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया। साथ ही इस दुर्घटना के पश्चात हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। पुलिस टीम के द्वारा घटना स्थल पर क्रेन मंगवाकर बस और कार को वहां से हटाने की कोशिश की गई, जिससे यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके। वहीं घटना के संबंध में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि लगभग रात के 9 बजे के आसपास वहलेना कट के समीप मुजफ्फरनगर से खतौली जा रही एक रोडवेज की बस और मेरठ की तरफ से आ रहे एक ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। इस भिड़ंत में रोडवेज बस के बराबर में चल रही एक ऑल्टो कार भी चपेट में आ गई है। इस हादसे में 16 लोग घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। मौके पर यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया गया। गाड़ी और कार को हटाने के बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सका है और घायलों के परिजनों को भी इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। अभी लगभग 9 बजे के आसपास जो वहलना कट है, जहाँ पे मुजफ्फरनगर से बाहर आने वाली गाड़ियाँ आती है और हाईवे पे जो ये मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर से खतौली की तरफ जाने वाली एक रोडवेज बस में मेरठ की तरफ से आ रहे एक ट्रक द्वारा सीधी टक्कर मारी गई, जिसमें बस में सवार जो सवारियाँ थी उनको चोट लगी और साथ में जो बस थी उसके पास से एक ऑल्टो कार गुजर रही थी, उसमें सवार जो सवारियाँ हैं उनको भी चोट लगी है। अभी जो जिला अस्पताल में जितने भी जिला अस्पताल और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में जो मजरूब लोग थे उनको भिजवाया गया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक दोनों अस्पतालों में लगभग 16 लोग उपचार हेतु पहुँचे हैं
जिनमें से 2 लोगों की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। बाकी इनमें अभी सभी लोग सुरक्षित है और सभी लोग उपचाराधीन हैं। यहाँ मौके पे जो बस और ट्रक जो है उनको हटवाया जा रहा है। कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ है, लेकिन जैसे ही बस हट जाएगी तो यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। और यहाँ पे तमाम FSO और CFO प्लस प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। और तत्काल ये जो हादसा हुआ है इसमें यहाँ पे मौके पे यातायात व्यवस्था कायम कराई जाएगी और जितने भी मजरूब है उनके संबंध में उनके परिवारजनों को सूचना कर दी जाएगी ताकि वो आके अपनी तीमारदारी कर सकें। रोडवेज बस की अभी गैस भी लीकेज हुई है, किस तरह का रेस्क्यू किया जा रहा है? इसमें जो रोडवेज बस है इसमें CNG सिलेंडर फिटेड है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के दौरान जो CNG सिलेंडर है इसमें से एक सिलेंडर का वाल्व टूट गया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ मौके पे फायर हाइड्रेंट मौजूद है और ये जो CNG है जो लीकेज हो रहा है इसको निकलवाया जा रहा है। और इसमें ये जो जितने भी इसके सिलेंडर्स हैं उनको आइसोलेट करने के उपरांत जब पूरी तरह से सुरक्षित होगा उसके बाद ही ये बस यहाँ से हट पाएगी। तो अभी इसमें और 10-15 मिनट का वक्त लग जाएगा, उसके बाद में यातायात को सुचारू करा दिया जाएगा। लखनऊ के DGP प्रशांत कुमार और ACS होम दीपक कुमार ने पुलिस दूरसंचार विभाग की डिजिटल पुस्तिका का विमोचन किया। घटना पर CM योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। CM योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में IG प्रवीण कुमार का आया बयान। पुलिस उन पहलुओं पर पहुंच गई है और मामले की जल्दी खुलासा करेगी। हत्यारा जो भी होगा पुलिस उनको पकड़ने के लिए निकल चुकी है। सिर्फ एक ही रास्ते से हत्यारे आए हैं, ये स्पष्ट हो गया है जांच में। लोगों की एक ही परिवार के हैं कि हत्या की गई है, कैसे देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया क्या तफ्तीश में है? सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस हम लोग बहुत नज़दीक है, जल्दी इसको घटना करेंगे। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन में।